हेलो। 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 आवाज आ रही है सर जी मेरी? हाँ जी युवराज, आपकी आवाज आ रही है। तो युवराज, बाय द वे, हाँ जी बस। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आप बहुत मेहनत कर अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद जो मेरी लगी हुई थी आपसे वो बरकरार रखी आपने और अपनी मेहनत कर अपनी मंजिल को दिखाया। तो आपको कैसा फील हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वही बताइए। भाई आपका सिलेक्शन सर हुआ अभी है। अभी 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 रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और मेरे और मेरे परिवार को बहुत ही बढ़िया अभी खुशी मिल रही है कि अभी अभी अपने बच्चे का भी सिलेक्शन हो गया है। छोटे से बहुत घर से अच्छा। आया हूँ फिर भी सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े बड़े कोचिंग क्लास में जाकर सिलेक्शन करवाना पड़ता है। हम्म। आप अपनी मेहनत अच्छी हो तो फिर भी सिलेक्शन हो सकता है, कहीं भी कहीं से भी सिलेक्शन करवा सकते हैं आप अपना। बिल्कुल बिल्कुल युवराज, आपने ये साबित कर दिखाया है आज। तो युवराज, आज इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको लेकर आए हैं। बाय द वे, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, कुछ आपसे पूछेंगे आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, किस किस तरीके से आपने मेहनत करी। लास्ट में आपसे कुछ सिविल इंजीनियरिंग के लिए हम क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आने वाले उन बच्चों को कुछ मोटिवेशन मिल सके, आने वाले बच्चे आपसे कुछ सीख सके और वो भी आप ही की तरह हमारे देश की सेवा में लग सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने बारे में थोड़ा सा अगर हमें बताना चाहेंगे तो अच्छा लगेगा, हमें भी और हमारे देखने वाले दर्शकों को भी, कि आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दीजिए हमें। जी सर। हाँ, मैंने 2017 में मेरा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में से पास आउट किया था। फिर उस वक्त तो कोई मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जॉब का नहीं आया था, इसलिए मैंने प्राइवेट में पीएमसी में एज ए जूनियर साइट इंजीनियर तरीके जॉब का फर्ज निभाया था उस तरफ। और तो 2 साल के लिए मैंने अभी गवर्नमेंट का कोई सोचा नहीं था, इसलिए मैंने 2 साल प्राइवेट में जॉब किया। और साथ साथ मेरा एक दोस्त था, वो पहले से ही गवर्नमेंट में जाने की इच्छा व्यक्त कर रहा था, इसलिए उस वो तो लग गया था, तो मेरी तो जो वो गवर्नमेंट नहीं लगी थी, इसलिए मैंने जॉब के साथ साथ दो तीन घंटे पढ़ना शुरू किया पहले। फिर 2018 से जॉब के साथ साथ 2-3 घंटे पढ़ना शुरू किया और मैंने गवर्नमेंट की तरफ जो रस था उसका उसके तरफ जो लगने का था वो बढ़ने लगा और आज मैं उस तक पहुंच गया था। ओके। सो युवराज, आप बेसिकली गुजरात में कहां से बिलोंग करते हैं? जी सर, गुजरात के मैं सुरेंद्रनगर जिले से बिलोंग कर रहा हूँ। ओके। तो अभी युवराज, आई वांट आस्क यू दैट कि आपने अपनी प्रिपरेशन 2017 से स्टार्ट किया और यू हैव सेड टू अस कि आपने जॉब भी किया, जॉब के साथ अपनी यस। अपनी प्रिपरेशन को आप आगे की तरफ बढ़ाते रहे। सबसे पहले यस। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, आपका टाइम टेबल क्या था? भाई दिन के आप बेसिकली मॉर्निंग से लेके रात को सोने तक क्या क्या फॉलो करते थे? बच्चों को यह बहुत मुश्किल रहता है, तो उनको पता होना चाहिए कि एक टाइम टेबल मेधावी छात्र का क्या होता है। तो प्लीज शेयर योर टाइम टेबल विद अस। यस सर। मेरा मानना ये है, लोगों का ये मानना है कि गवर्नमेंट जॉब करनी हो तो 10 से 12 घंटे पढ़ना चाहिए। पर मेरा मानना ये नहीं है। आपके पास अगर कंटेंट अच्छा हो तो आप डेली 3 से 4 घंटे अच्छे से 4 से 5 घंटे पढ़कर भी आप अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। मैं सुबह 2 घंटे आपका डेली लेक्चर देख रहा था ऑनलाइन। मेरे पास कोचिंग जाने का तो टाइम नहीं था, इसलिए जब भी टाइम मिले तो ऑनलाइन लेक्चर देखता था, उसके नोट्स प्रिपेयर कर रहा था। और शाम को जो थियरी मैंने पढ़ी है लेक्चर से उसके एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्राई कर रहा था। ठीक 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 ठीक। तो अभी ये जो टाइम टेबल था आपका, ये टाइम टेबल जाहिर तौर पर आपने रेगुलरिटी के साथ फॉलो किया होगा, एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन इसमें आपका रहा होगा, जब भी बहुत कम समय में आप एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए हैं। तो इसी के यस साथ सर। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आपने जो जो बुक्स को फॉलो किया, क्या आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि आपने सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किन किन बुक्स को या किन किन कंटेंट को फॉलो किया है? यस सर। शुरू शुरू में मेरे पास नॉलेज नहीं था कि कौन सी बुक पढ़ी जाए कौन सी बुक नहीं पढ़ी जाए, इसलिए जहाँ भी नॉलेज मिल रहा था मैंने वो बुक पढ़ ली थी। और बाद में थोड़े दिन बाद पता चलने लगा कि ये एग्जाम के लिए ये बुक अच्छी है या नहीं है। इसलिए मैंने एक काम किया कि जहाँ से भी कंटेंट मिले मैं अपनी खुद की नोट्स प्रिपेयर कर रहा था। सपोज के कोई टॉपिक हो सॉइल मैकेनिक्स का, तो उसमें से मुझे जो अच्छा लगे उसकी नोट्स में अलग से प्रिपेयर कर रहा था। बाद में जो एग्जाम के टाइम वो नोट्स है वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, इसलिए मैंने खुद के अपने नोट्स पर ही निर्भर रहता था। ठीक ठीक ठीक। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये बनेगा, जैसा कि आपने बताया कि ऑफलाइन जाने का आपके पास टाइम नहीं होता था, तो यस। ऑनलाइन आप मॉर्निंग में पढ़ते थे, शाम को अपनी प्रैक्टिस करते थे, यही आपका यस। रूटीन था। तो ऑनलाइन पढ़ने से आपको जनरली बहुत फायदा हुआ, ये तो आपको दिख ही रहा है। तो यस। जनरली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बेसिकली ऑनलाइन जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो ये कहते हैं कि ऑनलाइन में ये चीज हमको नहीं मिल पाती है,
ऑनलाइन में कंसंट्रेशन नहीं आ पाता है। तो मैं आपसे थोड़ा सा ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं कि आपने ऑनलाइन से हासिल करा और ऑफलाइन मार्केट का भी आपको पता है, तो आपके अकॉर्डिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन में से कौन सी अच्छी है और ऑनलाइन में आपको क्या और किस तरह से मिल सकता है? सो प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट दैट। यस सर। ऑनलाइन की बात करते हैं तो अभी ये लॉकडाउन का समय था, इसलिए तो कोई बाहर तो नहीं जा सकता। पर लेकिन बात करें ऑनलाइन स्टडी की, तो ऑनलाइन स्टडी में आप जो वीडियो प्रेजेंटेशन देते हैं साथ साथ में एग्जाम, तो इससे उससे क्या विजुअलाइजेशन होता है। सपोज आपने दिखाया था, मैंने एक सॉइल मैकेनिक्स का आपका लेक्चर देखा, उसमें आप सॉइल के अलग अलग टाइप्स को दिखाते हैं। तो जो सॉइल अब अभी अभी खेत में जाते हैं तो भी विजुअलाइज होता है कि सर ने वो दिखाया था सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर में कि ये वो टाइप की मिट्टी है, इधर जाए तो वो ए टाइप की मिट्टी, वो डिफरेंट कर सकते हैं आपके, वो विजुअलाइजेशन पावर का इंप्रूवमेंट हो सकता है ऑनलाइन वीडियो से। अगर बात करें ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में सर आप स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं नो डाउट, पर जो विजुअलाइजेशन पावर है वो इम्प्रूव नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, और ऑनलाइन में कंसेप्ट क्लियरेशन कैसे रहता है आपका? बेसिकली आपने कहा कि आप मुझसे सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते थे, तो मेरा यही पूछने का यहाँ पर मतलब है कि ऑनलाइन पढ़ने में कंसेप्ट का जो क्लियरेशन होता है वो किस लेवल तक जाता है? ऐसा तो नहीं होता कि हम पूछ नहीं पाते हैं तो रह जाता है या कोई प्रॉब्लम आती है? ये लोगों का मानना है कि कमेंट सर पढ़ नहीं रहे, ऐसा वगैरह वगैरह। बोल बिल्कुल, मेरा इतना 2 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब भी वो भी हो सकता है कि देर से आंसर आए, पर आता है आंसर, और डेफिनेटली वही जो हम सोच रहे हैं उससे भी परफेक्ट आंसर आता है। और जो थिंकिंग पावर है मेरे ख्याल से वो बहुत बढ़िया हो, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर की तो बात ही बढ़िया है। ठीक है। अच्छा, मेजर चीज आती है कि बच्चा जब प्रिपरेशन कर रहा होता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो डिमोटिवेट हो जाता है, लगने लग जाता है अब कुछ नहीं हो पाएगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। आप 2 साल से लगे हुए हैं तो जाहिर तौर पर आपके जीवन में भी वो 2 साल के पूरे टेन्योर में आपके पास एक टाइम ऐसा आया होगा जब आप डिमोटिवेट हुए होंगे। तो वो डिमोटिवेशन के टाइम पर आप अपने आप को किस तरह से हैंडल करते थे? कौन सी ऐसी चीज आपको इंस्पायर करके रखती थी? या फिर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप क्या बोलना चाहते हैं कि बच्चे जब डिमोटिवेट होते हैं तो वो किस तरह से अपने आप को हैंडल करेंगे? लाइफ में सभी की लाइफ में ऐसे एक टाइम ऐसा आता है कि वो डिमोटिव हो जाता है। वो टाइम अगर निकल जाए तो पूरा का पूरा जो जीवन है वो सफल हो जाता है। मेरे जीवन में भी 2-3 बार ऐसा हुआ। जब आरएनबी की एग्जाम हुई थी, उसमें जो 4 टाइम्स का जो रिजल्ट आता है, इसके जो 100 वैकेंसी है तो उसके 400 लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। उसमें मेरा पहला सिलेक्शन हुआ था, बाद में 1 मार्क से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था उधर। 3 गुना जितना हुए तो मेरा नाम निकल गया था पीडीएफ से। तभी मैं बहुत डिमोटिव हुआ था, क्योंकि तीसरी बार मेरा लगातार एग्जाम ऐसा हुआ था कि एक दो मार्क से रह जाता था। इसलिए वो थोड़ा समय होता है कि चलो सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं, और घर से भी वो थोड़ा प्रेशर बन जाता है। तो वो थोड़े थोड़े हैंडल करना है, क्योंकि वो भी क्या है कि आपके जो मोटिवेशनल वो वीडियोस थे अभी कि लाइफ चेंजिंग कैसे हो जाती है, एक एक वो पर्दा होता है बीच में कि वो उसके पीछे अंधेरा होता है, उसके आगे उजाला होता है। बस वो क्लियर कर दो तो लाइफ में सभी सक्सेसफुली हो जाते हैं। फैक्ट फैक्ट। एक क्वेश्चन और, आपकी लाइफ का रोल मॉडल कौन है? किसको देखकर आप कुछ बनना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं? सर मैं बात करूँ तो जो भावनगर के महाराज है कृष्ण कुमार सिंह जी, वो मेरे लाइफ के रोल मॉडल थे। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो बाय द वे, अभी आपने कहा कि आप गुजरात के सोमनगर से बिलोंग करते हैं, आप एक इंटरव्यू फेस करके आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू में वो टाइम आपका कैसा था? कितनी देर आपका इंटरव्यू चला? बेसिकली इंटरव्यू के टाइम पर आपको ऐसा क्या लगा कि वो आपको इस चीज में परख रहे हैं? दे आर जस्ट जजिंग इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। प्लीज टेल अस अबाउट दैट। जब भी मैं इंटरव्यू रूम में पहुंचा सर, तो पहले तो मैंने देखा कि जो इंटरव्यूअर थे वो मेरे सामने नहीं देख रहे थे, वो इधर उधर पर्सनल में बातें कर रहे। तो उन्होंने सोचा कि सीधा अंदर आ जाता है कि पूछ के आता है। तो थोड़ी देर के लिए मैं गेट पे खड़ा रहा, और बाद में उन्होंने जब देखा, वो सामने से ही बोल उठे, कम इन प्लीज सीट हियर। और बाद में मैंने एक एक्सपीरियंस फील किया कि इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें क्या होता है, कोई क्वेश्चन आपको पूछा तो सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता ज्यादा, जितने सब्जेक्टिव अपने एग्जाम में होते हैं। प्रीलिम एग्जाम में क्या कोई एमसीक्यू पूछा गया तो आप सोच सकते हैं कि ये टॉपिक मैंने कहाँ पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, उसका वैल्यू क्या था, कौन सा इक्वेशन लगेगा। पर इंटरव्यू के दौरान वो टाइम नहीं मिलता, इसलिए जो आपने टॉपिक दिल से समझा होगा, कहीं पे भी ध्यान से पढ़ा होगा तो ही आपको आएगा, और जो आपने सही पढ़ा होगा तो डायरेक्ट आ जाएगा।
तो मेरा मानना है कि कोई भी टॉपिक आपने अगर दिल से पढ़ा होगा, अच्छी जगह से पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर होगा, तो ही सिर्फ आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। युवराज, एक क्वेश्चन और है, जैसे जनरली हम लोगों ने जब इंटरव्यू फेस किए या हम लोग जब इंटरव्यू लेते हैं किसी का, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम सिर्फ बच्चे से टेक्निकली ना पूछे, हम बच्चे से थोड़ा सा नॉन टेक्निकल की तरफ भी पूछे। इससे ये समझ में आता है कि बच्चा जनरल अवेयरनेस कितना ज्यादा अपने पास रखता है, और जितना ज्यादा उसको जनरल अवेयरनेस होता है, अकॉर्डिंग टू मी, वो उतना ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग की तरफ भी ध्यान देता है। एक आर्मी का बहुत छोटा सा रूल होता है, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, एसएसबी इंटरव्यू में जब भी हम जाते हैं तो आर्मी का ये रिकॉर्ड रहा है कि एसएसबी इंटरव्यू में जो जितना ज्यादा फिजिकल में अच्छा करता है, उतना ज्यादा वो मेंटली स्ट्रांग भी होता है और उतना ज्यादा उसकी पढ़ाई में भी वो होशियार होता है। आर्मी में ऐसा रिकॉर्ड देखा। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जब इंटरव्यू दिया, क्या उन्होंने आपसे कुछ नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस पूछे थे या इस बारे में कोई बात करी थी? यस सर जी, जैसे ही मैंने इंटरव्यू के दौरान अपना इंट्रोडक्शन खत्म किया था, उसमें पहला ही क्वेश्चन चेयरमैन की तरफ से आया था कि आप कौन से कॉलेज से पास आउट है। तो मैंने कॉलेज का नाम दिया और पीछे अपने जो कॉलेज का लोकेशन है सुरेंद्र नगर का, वही बोला, सुरेंद्र नगर से पास आउट किया। तो उन्होंने डायरेक्ट काउंटर क्वेश्चन ही स्टार्ट कर दिया कि जो सुरेंद्र नगर से आप बात कर रहे थे कॉलेज किया, तो आपके आसपास कौन कौन से डैम है, वहां से वो डैम की स्पेशलिटी क्या है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी वगैरह वगैरह, उसके पंपिंग स्टेशन कौन से है, कौन सा हेड, कितने मीटर का हेड लगा था। तो वो ने बोला कि इतना मीटर, 71 मीटर था ढाकी पंपिंग स्टेशन का। तो पहले इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था कि मैंने 2 साल साइट पर एक्सपीरियंस किया। तो उन्होंने बोला कि जो आपने बोला 71 मीटर का हेड लगा था, वो फुट में कितना होता, फीट में कितना होता है। तो मैंने लमसम आंसर लगाया 230 से 240 फीट तक होगा सर। फिर भी उन्होंने लगाया परफेक्ट फिट निकलना हो तो कितना होगा। और आपको तो पता है सर, 71 का परफेक्ट फिट निकालने के लिए बेसिक तो कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। तो मैंने डायरेक्ट आंसर लगाया कि 71 इंटू 3.28 आप कर सकते हैं, इतना परफेक्ट फिट आएगा। तो सभी के चेहरे पर स्माइल आ गए थे इंटरव्यू के दौरान। ठीक तो ऐसे ठीक ठीक, लोकल क्वेश्चन आ जाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। युवराज, एक क्वेश्चन और है, बहुत प्रॉब्लम रहती है बच्चों को कि नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। थोड़ा सा अपने नोट्स मेकिंग स्ट्रेटेजी के बारे में हमको बताइए कि आप जो नोट्स प्रिपेयर करते थे वो किस तरह से और किस लैंग्वेज में करते थे, या फिर कितना ज्यादा लिखते थे, कितना कम लिखते थे, सो दैट बच्चों को थोड़ा सा उससे सीखने से मिले। नोट्स की क्या बात है सर, नोट्स और ऐसी चीज है जो सभी व्यक्ति की अलग अलग होती है। मेरी नोट्स के लिखान वो भी अलग हो सकते हैं, आपके भी अलग हो सकते हैं। तो मैं क्या करता था कि कोई एक टॉपिक की नोट्स लिखता था, उसके बाद तो थोड़ी सी जगह छोड़ देता था, शायद कहीं से भी इससे भी अच्छा कंसेप्ट मिल जाए तो उसमें से डिफरेंट क्या है वो लिख सकूं। इसलिए मैं थोड़ी जगह छोड़ देता था। और जो नोट्स की लैंग्वेज की बात करें, तो जो एसएससी जेई के लिए, जीपीएससी की एग्जाम के लिए मैं नोट्स इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन इंटरव्यू के जो नोट्स थे, डेफिनेशन से लेके कॉन्सेप्ट तक, मैंने वो गुजराती में प्रिपेयर किए थे, क्योंकि वहाँ पे मैं जो लैंग्वेज सिलेक्ट करने वाला था आंसर देने की, वो गुजराती में, क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है, मैं इसे ज्यादा समझा सकूँ सर को, इसलिए। ठीक, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ अच्छा लगा, और उम्मीद है जो स्टूडेंट्स हमें देखेंगे या देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और एक बेसिकली आपके इंटरव्यू से मैंने क्या जाना, मैं वो लास्ट में बच्चों के साथ शेयर करूंगा। अभी मैं आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस और आपके पर्टिकुलर एरिया के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहता हूं, क्योंकि बच्चों को बेसिकली ये पता लगे कि हम लोग जब आंसर करते हैं, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, तो हमें किस तरह से बोलना है, किस तरह से आंसर करना है, सो दैट वो भी एक आप ही की तरह क्लास सेकंड का असिस्टेंट इंजीनियर बन सके। तो सबसे पहले तो बात आती है कि ये जो सुरेंद्र नगर आपने मुझे बताया, ये गुजरात के किस कोने में पड़ता है, कहां पर होता है? थोड़ा सा आसपास मुझे बताएंगे इसके बारे में, मुझे पता नहीं है। जो सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट है वो गुजरात के मध्य जोन में, जो सौराष्ट्र का जो रीजन है राजकोट के आसपास, वहां पर ठहरता है। राजकोट की जो बाउंड्री है सौराष्ट्र का, उसे प्रवेश द्वार बोलते हैं। ये सुरेंद्रनगर से आप प्रवेशते हैं, एंटर होते हैं, बाद में राजकोट आता है। तो सौराष्ट्र का जो रीजन है प्रवेश द्वार, उससे सुरेंद्रनगर से स्टार्ट होता है। ठीक है। सुरेंद्र नगर में कुछ घूमने का ऐसा है, यदि हम अगर घूमना आए, उधर घूमना चाहें, तो आप हमारी मदद करेंगे थोड़ा सा उधर घूमने में? क्या क्या है उधर घूमना? सुरेंद्रनगर जो मैं जो शहर में रहता हूँ उसे वडवान सिटी बोलते हैं। वडवान सिटी है वो हेरिटेज सिटी बोला जाता है, उसे हेरिटेज सिटी बोला जाता है, क्योंकि इधर राजा राजा महाराजा का जो महल है और वो जो हमने अपना किला है, और उसे जो आप वाव बोलते हैं, वाव, आप वाव बोल सकते हैं उसे, वाव इधर 1008 वाव को पहले थी इधर।
और जो इसके बारे में बात करें तो हेरिटेज के बारे में वढवाण का नाम सर बहुत बढ़िया है इधर। ठीक है। और इधर जो हमारा डैम है, डैम होता है धोड़ी धजा डैम, वहां से सौनी योजना का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वो भी देखने लायक स्थल है। ओके, तो आप गए हैं उस साइड कभी? यस सर, यस। सभी तो सभी साइड को ठाठी पंपिंग स्टेशन है, वो सौनी योजना का स्टार्टिंग पॉइंट है अपना डैम, वहाँ सभी विजिट लेकर ही बाद में इंटरफेस किया है। ओके, थोड़ा सा हमें बताएंगे कि वहां पर जो आपने अभी डैम की बात करी, उस डैम का नाम क्या है? यस सर, उसको हम धोड़ी देचा डैम बोलते हैं, और वो जो बुक पे जो नाम लिखा होता है ओरिजिनल बुक है, उसे भुगाव 2 डैम नाम दिया हुआ है। ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में 3 तरह के जनरली मेरे पास आते हैं टरबाइंस एंड डैम्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हेड भी 3 तरह के आते हैं। तो जो आप मुझे डैम बता रहे हैं वो कौन से वाले हेड में बिलोंग करता है? सर या आपका क्वेश्चन मालूम नहीं पड़ा। 3 हेड होते हैं, एक होता है लो हेड, एक होता है मीडियम हेड, एक होता है हाई हेड। हाई तो हेड, यस। आप जिस डैम के बारे में मुझे बता रहे हैं वो बेसिकली कौन से वाली रेंज में बिलोंग करता है उसका हेड? सर लो हाइट डैम है, 17 मीटर अच्छा का अच्छा। डैम है। अच्छा अर्थन उस, डैम। हाँ ठीक है, उस डैम से बेसिकली कितनी बिजली की उत्पत्ति हमें मिलती है? सर यहाँ पे जो डैम है वो बिजली नहीं प्रोड्यूस करता है, सिर्फ ठीक है, इरिगेशन पर्पज और ड्रिंकिंग पर्पज के लिए बनाया गया है। ठीक है, बेसिकली मैं यही पूछना चाहता था आपसे। ठीक है। यस। अभी उसके बाद मुझे पता लगा, जैसा कि आपने अभी सॉइल मैकेनिक्स के बारे में बात करा, तो हाँ। वो जो सॉइल मैकेनिक्स है, तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट आई थिंक आपकी यही रहेगी, क्योंकि आपने मुझे उसके बारे में बात करी है। तो उस सॉइल मैकेनिक्स में सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने पाइपिंग फेलियर के बारे में सुना होगा। यस सर। मेरा क्वेश्चन सुना आपसे है। यही रहेगा कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि पाइपिंग फेलियर कब होता है और क्या होता है, ठीक है? और उसके बाद आप अपनी तरफ से एक अच्छी पोस्ट पे आप जा रहे हैं, असिस्टेंट इंजीनियर बन रहे हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा उसके बारे में सुझाव देंगे कि आप किस तरह से अपने पाइपिंग फेलियर को बचा सकते हैं या कम कर सकते हैं। यस सर। जो जनरली जो डाउनस्ट्रीम की जो सॉइल होती है उसका इरोजन होता है, तो डैम के नीचे से पाइपिंग फेलियर हो जाता है सर। उसके रोकने के लिए हम 3 प्रकार के उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, वो जो डैम है उसके नीचे वर्टिकल कट ऑफ लगा सकते हैं। और दूसरा, जो अर्थन डैम है उसके अपस्ट्रीम पर अपस्ट्रीम ब्लैंकेट बैरियर लगा सकते हैं, जिससे वाटर की जो क्रिटिकल लेंथ है वो कम हो जाए। और तीसरा, डाउनस्ट्रीम पर हम लोडिंग बम लगा सकते हैं सर। ये 3 ठीक उपाय करके हम डैम के पाइपिंग फेलियर को अटका सकते हैं, कम कर सकते ठीक ठीक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुछ हमारे मेधावी छात्र और भी लगे हुए हैं मेहनत करने में, और जाहिर तौर पर उनकी मेहनत जरूर एक दिन रंग लाएगी, सफलता उनको हैं। जरूर मिलेगी। तो आपकी तरफ से उन बच्चों के लिए, आपके जूनियर्स हो गए वो बच्चे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं थोड़ा सा? सर लास्ट में कहना तो यही चाहूंगा कि देर लग सकती है सफलता मिलने में, पर एक दिन जरूर मिल सकती है। वो बोलते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है। बस यही कहना चाहता हूँ सर। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। अभी आप पर्सनली मुझसे कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ते थे भाई? आपका जब मेरे पास कल मैसेज आया तो मैं यस सर। आपको पर्सनली नहीं जानता था, क्योंकि आप मेरे साथ कांटेक्ट में बहुत कम रहे थे। कम तो रहता मैं है। आपसे यस। पूछना चाहता हूँ, बेसिकली आपने ऑनलाइन ही पढ़ा, तो मुझसे क्या क्या पढ़ा, और हमारे और भी बहुत सारे फैकल्टीज हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, तो पहले तो यस आप सर। ये बताएंगे कि मुझसे कौन कौन सा पढ़ा और हमारे इस प्लेटफॉर्म से जनरली आपको क्या क्या मिला। यस सर। जब भी मैंने स्टडी प्रिपरेशन शुरू किया, हम पहले मेरे एक दोस्त था, उसने बताया था कि ऑनलाइन आपका नाम दिया था, उनके वीडियो बहुत अच्छे आते हैं। आप मुझे मुझे सिर्फ इतना ही बोला था कि आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, एक बार आपको अच्छा लगे तो ही देखना। तो इसलिए मैंने जब जॉब से फ्री होता था तब आपका यूट्यूब पर एक बार नाम सर्च किया था। उसके बाद आपके जितने भी वीडियो अपलोड हुए यूट्यूब में, कोई भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज हो, सभी के सभी वीडियोस मैंने देखे थे सर। उसके बारे में बाद में इसके नोट्स तैयार किए थे। और इंटरव्यू के लिए खास वो जो आपने नॉलेज बूस्टर वाले वीडियो डाले थे कि वाई अल्टरनेट बार आर क्राइंग, ओनली शॉर्ट वीडियो 5 से 10 मिनट का रहा होगा, तो वो सारे बहुत अच्छे थे और इफेक्टिव भी रहे थे मेरे लाइफ में सर वो वीडियो। ठीक है, तो आपने सब्जेक्ट कौन कौन सी मुझसे पढ़ी? जी सर, आपसे मैंने सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी, बिल्डिंग मटेरियल, सोम, और सर्वे भी थोड़े बहुत वीडियो मैंने देखे थे आपके सर्वे के। ठीक ठीक ठीक, तो हमारे टेकपुर उसमें से पर, हाँ सॉइल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है वो तो बहुत ही बढ़िया रहा मेरा।
ठीक है, तो अभी टेकपुर का हमारा कंटेंट है, तो जैसा कि बच्चे ही कहते हैं कि टेकपुर का कंटेंट ठीक ठाक होता है, आपने भी पढ़ा, तो पर्सनली आपको वो कंटेंट कैसा लगा? ठीक है, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप जैसे सर पढ़ाने आते हैं वो प्लेटफॉर्म कोई भी हो, वहाँ पे कंटेंट अच्छा मिलेगा और लाइफ में हमेशा वो कभी ना कभी, सिर्फ ऐसा नहीं कि एग्जाम के दौरान ही काम आएगा। सपोज अभी मेरा पोस्टिंग होगा डैम पर, तो मैं वहाँ पे जाऊंगा, मैं वहाँ पे सोइल देखूंगा, कुछ भी मेरे जो टेक्निकल है वो भी अगर मेरा अच्छा होगा तो ही मैं उसे इम्प्लीमेंट कर सकूंगा। इसलिए ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम क्लियर किया और आपका कंटेंट इधर ही खत्म हो गया, वो लाइफ में भी आपको जरूर काम आएगा कहीं ना कहीं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, आपने डैम के बारे में बताया, जैसे कि आप डैम पे पोस्टिंग करते हैं, तो कैन यू प्लीज टेल अस कितने टाइप के जनरली डैम होते हैं? यस सर, हाँ मेजरली बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर बात करें सर, तो ओवरफ्लो डैम, नॉन ओवरफ्लो डैम होते हो, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बिहेवियर की बात करें तो ग्रेविटी डैम, अर्थन डैम, बटरेस डैम, ऐसे कुछ डैम होते हो। और बेसिकली जो डैम होते हैं मेजोरिटी इन इंडिया आर ग्रेविटी डैम एंड अर्थन डैम होते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपको एक बार फिर से हम दिल से शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और लास्ट में अपनी तरफ से एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूं कि आप एक देश की सेवा करने के लिए बहुत अच्छे आयोग की तरफ गए हैं, क्लास 2 का असिस्टेंट इंजीनियर आप बनने वाले हैं बहुत जल्दी। तो मेरी तरफ से आपको यही कहना होगा कि जब भी आप कोई काम करें तो हमेशा अपने देश का सोचकर काम करिएगा, क्योंकि हम नौजवान हैं और हम जो भी काम करते हैं अगर वो हमारा देश के लिए कुछ डेडिकेट होता है तो कहीं ना कहीं हमारे देश के इसमें बढ़ावा होता है। देश बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे तो हमारी जनता को बहुत फायदा होगा, कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा लगेगा, हमारी जनता को भी अच्छा लगेगा। तो अपने हर काम को, जो कि आप एक आयोग में रहकर असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा अपनी जनता का, अपने आसपास के लोगों का, और थोड़ा बहुत अगर योगदान हो सके तो हमारे उन बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करिएगा जो जनरली पढ़ नहीं पाते, जो जनरली पैसे के कारण आगे नहीं आ पाते। अगर आप कर सके तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, सो ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन, बाय।